Hello everyone, let's discuss RPSC Physics ACF exam 2011. So our first question is, if the electric flux entering and leaving an enclosed surface respectively is phi1 and phi2, then the electric charge inside the surface will be. So इसमें एक कोई फ्लक्स phi1 एंटर हो रहा है और phi2 एग्जिट हो रहा है किसी सरफेस से, एनक्लोज सरफेस से, तो उसमें जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो कितना होगा। किसी सरफेस पे फ्लक्स एंटर हो रहा है और एग्ज़िट हो रहा है, तो हमें एक चीज़ पता है कि किसी सरफेस पे जब कोई फ्लक्स एंटर होता है तो उसका जो फ्लक्स है phi1 वो नेगेटिव होता है, और किसी सरफेस से अगर चार्ज लीव होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव होती हैं, तो उसका फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस पे तभी इंड्यूस करती है, तभी टर्मिनेट करती है उसमें, जब वहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो इसका फ्लक्स नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव तब होता है किसी पॉजिटिव चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर ओरिजिनेट होती हैं। सो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा? phi2 माइनस phi1 रिजल्टेंट फ्लक्स। और हमें गॉस लॉ से पता है कि जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो टेक्निकली तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में आना चाहिए था, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। फिर भी अगर अपन ये इन चार ऑप्शंस में से देखना है, सब में ही अपॉन में है एप्सिलॉन नॉट, तो वैसे देखना है तो हम फोर्थ ऑप्शन टिक करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा गाइस। सो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कोर ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मर इज़ लैमिनेटेड सो एज टू। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी ये जो कोर होती है उस पर देखो, एक साइड तो सेकेंडरी कॉइल वाउंड होती है, एक साइड प्राइमरी कॉइल वाउंड होती है, और इनसे जो सोर्स लगा होता है वो एक एसी सोर्स होता है। ओके गाइस, तो हमारा जो एसी सोर्स है इसकी वजह से इसमें जो करंट फ्लो होगा, प्राइमरी करंट, वो क्या करेगा? वेरी करेगा, चेंज करेगा। और जो हमारा करंट वेरी करता है उसी की वजह से जो हमारा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मींस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो इंड्यूस होगा, लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? इस यहाँ से कंप्लीट करके ये सर्किट यहाँ पे जाएगा और कभी यहाँ से यहाँ पे आएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, चेंज रेट ऑफ चेंज जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? ईएमएफ के, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। हम इसको और क्लियर इस डायग्राम में समझते हैं। जैसे हमारे पास ये कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, ये एसी सोर्स से होता है इसको कनेक्शन। तो अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो हम एक इमेजिनरी सरफेस सपोज़ करते हैं, यहाँ पे कोई वर्चुअल सरफेस है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करेंगी इनकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों ईएमएफ इंड्यूस होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो वेरी करता है टाइम के साथ, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमने देखा था फैराडेज लॉ में। और गाइज़ आपको तो पता ही है मैग्नेटिक फ्लक्स जो डायरेक्टली कैसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस करती हैं, तो उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसकी वजह से यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसकी वजह से कोई रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कोर में जो करंट फ्लो होगा इसकी वजह से हीट लॉस होगा गाइज़ यहाँ पे। तो इस हीट लॉस को से बचने के लिए हम इस जो ट्रांसफार्मर की जो एक कोर है इस पे हम लैमिनेशन कर देते हैं ताकि हमें ये हीट लॉस ना हो। और अनदर थिंग इज़, जो हमारी ये फ्लक्स जो ये है, ये जो कॉइल है
यहाँ पे जो जितना भी सरफेस है, ये जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगी उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा उन पे, उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा। तो हमारा जो वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल का किसके प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल में अपॉन जो हमारा जो सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है वो किसकी वोल्टेज है, सॉरी सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है सेकेंडरी कॉइल में। तो आप समझ गए होंगे ये फॉर्मूला। क्योंकि गाइज जो ट्रांसफार्मर का जो वर्क होता है मेनली वो होता है कि वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। अगर हम यहाँ पे कॉइल्स की नंबर बढ़ा देंगे तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कॉइल्स के वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। और हम अगर प्राइमरी से अगर वोल्टेज नंबर ऑफ़ वाउंड्स मतलब कॉइल्स कम कर देंगे तो हमारा जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। तो वोल्टेज बढ़ाना मतलब स्टेप अप और वोल्टेज कम करना मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वर्किंग एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि हम लेमिनेशन क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर की कोर पे, तो हम क्यों रिड्यूसिंग एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट्स। गाइस ये जो करंट्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया ना, भूल गई कि ये जो करंट्स यहाँ पे जो मैंने सर्कुलर करंट्स इंड्यूस बताई थी जिसकी वजह से हीट लॉस हो रहा था, वो एडी करंट्स होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। एक ट्रांसफार्मर है, इन अ ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी are 200 and that in secondary are 400. If the current in the primary is 4 ampere then the what is the current in the secondary। देखो इस बार करंट दे दिया, हमें पता है, हम वोल्टेज का रेशो देख के आए हैं। वोल्टेज क्या होता है, V/IR, तो करंट से प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पे करंट मान लेंगे, प्राइमरी कॉइल में जो करंट है और जो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है उनका रेशो क्या है, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे जो प्राइमरी कॉइल है उसका करंट हमें 4 एम्पियर दे रखा है और सेकेंडरी कॉइल का करंट पूछा है। नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कितनी है 200 और सेकेंडरी कितनी है 400। तो इससे क्या आ जाएगा 1/2। तो I = कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। 8 एम्पियर हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 है और ये I उधर चला जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर इज़ द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा RMS वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है 3kT/m। तो हमें हाइड्रोजन की जो RMS वेलोसिटी है वो इक्वलेंट दे करें अगर हम ऑक्सीजन की RMS वेलोसिटी पे, तो किस टेम्परेचर पे वो इक्वल होगी, जब हमें ऑक्सीजन का टेम्परेचर दे रखा है 47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें देखो हमें हाइड्रोजन का टेम्परेचर, हाइड्रोजन के किस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की जो RMS वेलोसिटीज़ हैं वो इक्वल होंगी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो उसका मोलर मास क्या लेंगे 2, और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास क्या लेंगे 16। और देखो इसमें हम SI यूनिट में ये जो हम टेम्परेचर लेंगे वो किस में लेंगे केल्विन में। तो हमें 47 डिग्री जो ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो 273 से ऐड करेंगे हम, 273 को ऐड करेंगे तो 320 आएगा, 320 केल्विन आएगा। तो इस 320 केल्विन को इसमें पुट करते हैं और सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। आपको पता ही है कि तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, दोनों में सेम रहेगा और 3 भी सेम रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, हाइड्रोजन का टेम्परेचर जो हमें निकालना है अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2, और यहाँ पे क्या लेंगे ऑक्सीजन का हमने कितना निकाला था 320 केल्विन, मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का 32। सो ये 10 बचेगा यहाँ पे। और दोनों साइड अगर हम रूट हटाने के लिए स्क्वायर करें, ये अंडर रूट में ही है 10, तो क्या निकलेगा रिज़ल्ट, जो टेम्परेचर है, मैं इसको यहाँ ऊपर वाले को मिटा देती हूँ। ये जो टेम्परेचर है TH वो कितना आ जाएगा × 2,
तो 20 केल्विन, इट मीन्स 20 केल्विन पे RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 केल्विन। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल ट्रांसफरिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स। सबसे पहले हमें निकालना होगा, देखो टाइम पीरियड निकालने का एक शॉर्ट तो नहीं बोलेंगे, वही मेथड होता है। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स इंड्यूस होता है वो कितना होता है QVB। फ़िलहाल हम इसको Q इंटू V क्रॉस B नहीं लिख रहे हैं, QVB इन जनरल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम इसका। और ये जो फोर्स है वो सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, सर्कुलर मोशन में वो इलेक्ट्रॉन है। तो फोर्स इन सर्कुलर मोशन कितना होगा mv²/r। ओके, तो ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे v वेलोसिटी कितनी आ जाएगी QBr/m। ये आ गई, ये वेलोसिटी आ गया हमारी QBr/m। अब देखो हम टाइम पीरियड अगर निकालना चाहें तो टाइम पीरियड क्या होता है किसी भी सर्कुलर मोशन में 2πr, उसकी सरकमफ्रेंस जितना वो ट्रैवल करेगा पूरा, अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमने अभी क्या निकाला QBr/m। तो QBr/m यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमने पुट कर दिया QBr, m ऊपर चला जाएगा तो r से r कैंसिल। सो हमारा जो टाइम पीरियड है वो कितना हो गया 2πm/QB। इसको मैं क्लियरली लिख देती हूँ एक बार। तो हमारा टाइम पीरियड क्या आ गया T इक्वल्स टू 2πm/QB। तो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। सो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल ट्रांसफरिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। किससे इंडिपेंडेंट है गाइज, आपको दिख रहा होगा वेलोसिटी पे कहीं भी ये डिपेंड नहीं कर रहा। ये तो मैंने टिक मार रखा है, इसको कोई वेलोसिटी मत समझ लेना। ये QB 2πm/QB, ठीक है। तो ये वेलोसिटी से मीन्स स्पीड से इंडिपेंडेंट हो गया। बस यही हमारा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब सही से। व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर विद रेडियस 1 मीटर। देखो कैपेसिटेंस होता है वो किसी स्पेरिकल कंडक्टर का 4πε0r होता है। और 4πε0r है, इसमें हम ये कैसे आया है वो डिराइव करके आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी स्पेरिकल कंडक्टर का वो निकालेंगे पहले तो वो होता है KQ/r² से आ जाएगा आपके पास। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, और पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में आपको पता है फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू CV। तो ये जो पोटेंशियल है इसी को पुट करके हमारा ये फॉर्मूला बना है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज़। फ्री स्पेस नहीं है इसमें, ये वो कॉइल वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करें 4, हमारे पास ये, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। अगर हम इसमें फॉर्मूले में पुट करें कैपेसिटेंस हमारा क्या है 4πε0r, हमें 1 मीटर की रेडियस दे रखी है। 4πε0 क्या होता है कप्पा, और कप्पा क्या होता है 1/4πε0 होता है। सॉरी, इसको कप्पा की वैल्यू आप सब जानते हो,
9 और ये 1 कप्पा हो जाएगा और ये R। तो ये जो कप्पा है इसकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो ये 1/9 इंटू 10⁻9। कप्पा जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 और ये 1 मीटर रेडियस है, इसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं यहीं पे। तो 1 से तो मल्टीप्लाई करने से ये 1 हो गया। तो अब देखो ये जो 10⁻9 है ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻−9 और ये 1/9 है। तो एक 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और एक 10 से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। मेरा कहने का मतलब ये है। तो 10/9 क्या हो गया 1.1 इंटू ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो 10⁻−10 हो जाएगा अल्टीमेटली। 10⁻−10 इसको हम एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो गया, आगे की ओर है, फेरेड उसकी यूनिट होती है, तो 1.1 इंटू 10⁻−10 फेरेड। आई होप गाइज आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द सरफेस एस विच इज़ इनक्लोजिंग अ चार्ज क्यू विल बी मैक्सिमम इफ सरफेस एस इज़। इसमें देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये आपसे पूछना चाहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसी भी शेप पे डिपेंड करता है या नहीं। तो गाइस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी सरफेस इनक्लोज सरफेस से जो पास होता है वो मैक्सिमम किस सरफेस के लिए होता है, ये हर सरफेस के लिए सेम होता है। ये जो चार्ज जो होता है उस जो सरफेस में जो इनक्लोज चार्ज होता है अपॉन उसका जो एप्सिलॉन नॉट है ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो चार्ज इनक्लोज होता है इस पे डिपेंड करता है, ना कि किसी सरफेस पे। ये सबके लिए सेम रहता है। तो आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है हमारी वो मूविंग चार्ज से तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कैसी होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है, मींस उसकी जो वेलोसिटी है वो भी वेरी करती है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसके सेम फेज़ में ऑसिलेट करती हुई प्रोड्यूस होती हैं, ऑसिलेट करती है मेरा मतलब। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, एक्सेलरेटिंग चार्ज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ a hydrogen atom in a circular orbit of radius r experiences a force given by। देखो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो किसी हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है उसकी चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें क्या पूछा है इसमें कि जो इसके इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है वो पूछा है। तो देखो हाइड्रोजन है, अगर हम बात करें ये देखो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कूलम्ब्स लॉ लगेगा। तो फोर्स कूलम्ब्स लॉ में फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन r²। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना होगा -E, और जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है उसकी वजह से जो चार्ज होता है मीन्स किसी न्यूक्लियस की वजह से जो चार्ज होगा वो कितना होगा ZE। और Z को यहाँ पे हम 1 रखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो यहाँ पे E हो गया अपॉन, और इसकी कोई डायरेक्शन होगी r कैप डायरेक्शन में, ये फोर्स को हम इंडिकेट करेंगे किसी r कैप डायरेक्शन में लग रहा है, और r² उसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हो गया। अब हम इस r कैप जो ये डायरेक्शन है इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं,
आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ये आर, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें जैसे, तो ये आर क्यूब हो जाएगा। एक आर और दो पहले से ही हमारे पास स्क्वायर है, तो आर क्यूब हो जाएगा। और माइनस हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो हर ऑप्शन में नीचे आर क्यूब दे रखा है, इट मीन्स हमें आर क्यूब देखना था। तो आर क्यूब कब होता है? जब हम आर कैप को आर वेक्टर में चेंज कर देते हैं और माइनस साइन इलेक्ट्रॉन की वजह से आ जाता है। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गॉस लॉ इज़ यूज्ड फॉर। गॉस लॉ हमने पढ़ी है, वो किसके लिए यूज़ होती है? जो गॉस लॉ होती है वो क्या बोलती है कि किसी भी सरफेस से जब कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है जो कि उसके चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, और वो जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल सरफेस होना चाहिए। तभी हम गॉसियन सरफेस लेते हैं। उसकी जैसे पॉइंट्स की कोई पॉइंट चार्ज है, उसके चारों तरफ हम कैसा गॉसियन सरफेस लेते हैं? स्फेरिकल। और किसी लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज डेंसिटी में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, और वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस वो भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो उसके लिए हम कैसा सरफेस लेंगे? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। और अगर हमारे पास कोई प्लेन है तो उसके लिए कैसा गॉसियन सरफेस? वो एक प्लेनर गॉसियन सरफेस होगा, जो कि चार्ज किसी इन्फिनिटी पे चार्ज है, उसके लिए प्लेनर गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें? और हम इन सबसे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस एनक्लोज्ड बाय चार्ज। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अल्टीमेटली इससे, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होता है तो हम पोटेंशियल निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने के और भी तरीके हैं। तो हम जो अल्टीमेटली हम जो इस गॉस लॉ से निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जो एसोसिएट होता है वो, डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज़, हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और प्रैक्टिस आप भी करते रहिए। और इन्हीं क्वेश्चंस से, ये हर क्वेश्चंस में कोई ना कोई लॉजिक छुपा हुआ है जो आपको ढूंढना है, और उसके आसपास का जो आप पढ़ेंगे और उसके ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी और मजबूत होगी। सो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।